सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। यू आर वॉचिंग मी ऑन अनअकैडमी। मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताना चाहती हूँ, एक ओवरऑल ब्रॉड अप्रोच बताना चाहती हूँ जो मैंने इस एग्जाम के लिए फॉलो की थी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। मैंने बीटेक 2017 में कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने 2017 से 2019 तक बीएचईएल भोपाल में एज एन इंजीनियर जॉब की। बीएचईएल में रहते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना चाहिए। कुछ 4-5 महीने तैयारी की, जो जितना टाइम मिलता था। और उसमें जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया जून 2019 में, आई कुड नॉट क्लियर। उसमें जो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया जून 2019 में, आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स। तो फिर बस जॉब छोड़ा, 1 साल पूरी तैयारी की एंड देन 2020 का अटेम्प्ट दिया। तो जो कुछ भी मैंने इस पूरी जर्नी में, जो इस प्रिपरेशन में मैं लगी रही, जो कुछ भी सीखा है उसका एक क्रक्स मैं आपको आज शेयर कर देती हूँ। एक चीज़ और, मेरा ऑप्शनल इस एग्ज़ाम में सोशियोलॉजी था और मेरे उसमें 284 मार्क्स आए हैं। तो सोशियोलॉजी पे एक डिफरेंट सीरीज़ रहेगी। मूविंग ऑन, इस सीरीज में एक ओवरव्यू रहेगा, एक ब्रॉड अप्रोच रहेगी, जिसमें मैं इस एग्जाम के पैटर्न को कैसे समझना है, सिलेबस को प्लान कैसे करना है, प्रेपरेशन की कौन सी स्टेज पे किस तरह की आपकी अप्रोच रहे, और रिवीजन और प्रैक्टिस के बारे में एक हम ब्रॉड अप्रोच को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एग्जाम को कैसे हैंडल करना है उसकी आप एक आउटलाइन बना सकें। तो इसके अलावा ये जो क्लासेस यूट्यूब पर हैं, इनके अलावा और भी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, जहाँ पे हम स्ट्रैटेजी की माइन्यूट डिटेल्स को ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस करेंगे, वो आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फ्री लाइव क्लासेस होंगी, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इनको एक्सेस करने के लिए आप मेरा कोड JA02 यूज़ करिए। JA02 विल बी द कोड, और फिर आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस एक्सेस करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। इस कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन्ड मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के इस कोर्स को, इन क्लासेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनके अलावा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको और भी एजुकेटर्स हैं, मृणाल सर, प्रतीक नायक सर, जिनके कोर्सेज को भी आप देख सकते हैं, और जो भी टॉपिक में आपको इश्यूज हो, आप उस टॉपिक को एक्सप्लोर कर लीजिए। सो मूविंग ऑन विद आवर टॉपिक, किसी भी एग्जाम को देने से पहले उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स को समझना चाहिए। हमको ये समझ में आना चाहिए कि एग्जाम हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है, कि हम किस तरीके की तैयारी करके आए। सो हाउ टू नो द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एग्जाम? इट इज वेरी सिंपल। फर्स्ट थिंग इज syllabus and the second thing is the previous year question paper. So how to use them? कैसे समझें कि इन सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम अपने इस पूरे प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे सकें। सिलेबस की अगर बात की जाए तो सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट पर है, बुलेट पॉइंट्स फॉर्मेट में है। उसको आप प्रिंट कर लीजिए, उन बुलेट पॉइंट्स को समझ लीजिए। तो बुलेट पॉइंट्स आप जब पहली बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत जेनेरिक लगेगा, आपको लगेगा कि शायद एवरीथिंग अंडर द सन उसमें दिया हुआ है, टॉपिक्स बहुत वेग हैं, बहुत ब्रॉड हैं। तो फिर उन टॉपिक्स में भी हम कैसे ये पता लगाएं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, और रादर आई शुड पुट इट, क्वेश्चंस डू नॉट रिपीट ऑफन, टॉपिक्स रिपीट देमसेल्व्स, पैटर्न रिपीट्स देमसेल्व्स। तो अगर यूपीएससी की टेंडेंसी है एक पर्टिकुलर स्टाइल के क्वेश्चन पूछने की, एक पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चंस पूछने की, तो वो अक्सर साल दर साल आपको रिपीट मिलेगा। यदि आप क्वेश्चंस को ऐसे देखेंगे तो आप वो पैटर्न खुद भी समझ सकते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लेने चाहिए, एटलीस्ट 5 years, बोथ फॉर प्री एंड फॉर मेंस। और कैसे होने चाहिए? ये टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड होने चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक में ओवर द इयर्स कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उस तरह से आपको कोई कंपाइलेशन मिल जाए। प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे कंपाइलेशंस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको आप एक्सेस करके देख सकते हैं। बाकी अगर मेंस के लिए मुझे आपको बताना हो तो मैं आपको एक सैंपल दिखा देती हूँ। मृणाल सर की वेबसाइट mrunal.org पे
इस तरीके से मेंस के क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखिए, जीएस सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि ये बहुत ब्रॉड है, बिकॉज आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो बहुत ज्यादा है इंडियन हिस्ट्री में। लेकिन अगर हम इसको क्लोजली स्टडी करें तो हम लिंक्स बिठा सकते हैं कि इस टॉपिक से पर्टिकुलरली कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन गांधारा आर्ट। हमने गांधारा आर्ट को पढ़ा हुआ है, उसके फीचर्स पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइप का हमें मिल गया, इससे लिंक्स बिठाइए। इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स के फीचर्स पूछे जाते हैं, इसका मतलब है गांधारा पूछ लिया, मथुरा आर्ट कर लीजिए, नगर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, वैसारा स्टाइल, अमरावती स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वो टेम्पल आर्किटेक्चर था, ये स्टाइल ऑफ स्कल्पचर्स है। इनके फीचर्स आपको मालूम होने चाहिए, इन पे जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो मालूम होने चाहिए। मैंने कहा कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, टॉपिक होगा, तो इस टॉपिक से आपको इस तरह के लिंक बिठाने हैं। तो जैसा मैंने कहा, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो बहुत आपको एनालिटिकल स्टाइल से इसको फॉलो करना चाहिए कि यदि गांधारा आर्ट आ चुका है, अगले आर्ट फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन के दौरान आप पढ़ाई रखिए। एक चीज और, अभी हम बात करते हैं स्मार्ट वर्क की। वर्क हार्ड वर्क विच इज इन अ करेक्ट डायरेक्शन। सो करेक्ट डायरेक्शन आपको ये सारे एलिमेंट्स देंगे कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप इन टॉपिक्स पे जरूर ध्यान दें। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया है, अकाउंट्स ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स पे। इसका मतलब हुआ कि जो भी ऐसे फॉरेन लिटरेरी रिसोर्सेज हैं जो इंडिया के बारे में डिटेल में बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, उन पे क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स पे क्वेश्चन पूछा। 2020 के मेंस में क्वेश्चन था पर्शियन लिटरेरी रिसोर्सेज पे। कॉन्टेक्स्ट इज चेंजिंग। अब पर्शियन लिटरेरी रिसोर्सेज को कौन लिखेगा? समबडी हु हैज कम फ्रॉम पर्शिया। नाउ अरब ट्रैवलर्स, पर्शियन ट्रैवलर्स, चाइनीज ट्रैवलर्स, ग्रीक ट्रैवलर्स, ऑल दीज टॉपिक्स आपको समझ में आना चाहिए कि आप सारे ट्रैवलर्स के बारे में एटलीस्ट एक काइंड ऑफ लिस्ट बना लें, अपने दिमाग में रखें, उन्होंने उसके बारे में क्या बताया है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, बहुत आसान होगा कि जब आप बुक्स को पढ़ रहे हो तो इन सारे टॉपिक्स पे आप जाकर के और जूम इन कर पाएं, ज्यादा मैग्नीफाई कर पाएं। अगर मुझे एक और कुछ डिस्कस करना हो तो भक्ति मूवमेंट पे क्वेश्चन आया है। भक्ति मूवमेंट पे क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है। अभी चैतन्य महाप्रभु का पूछा गया है। आप इंपॉर्टेंट जो भी उस टाइम के सेंट्स हैं, मीराबाई हैं, रविदास हैं, सूरदास हैं, नानक, मीराबाई हैं, सूरदास हैं, रविदास हैं, गुरु नानक हैं, इन सबको आप एक बार देख लीजिए, कवर कर लीजिए, सो दैट आपको पता हो कि आपको कहाँ कैसे पढ़ना है। सिमिलरली बुद्धिज्म, जैनिज्म पे भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप देखिए, बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट पे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है। बुद्धिस्ट आइडियल्स को क्लैरिफाई करने के लिए पूछा गया है। 2020 में बुद्धिज्म, जैनिज्म पे क्वेश्चन था, 2020 के प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। प्रीलिम्स में तो बुद्धिज्म, जैनिज्म अक्सर पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए तो बड़ी डेप्थ में पूछा जाता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको कितनी डेप्थ में कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। तो ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन था, ये समझाने के लिए कि किसी भी टॉपिक में आपको कैसे सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैपिंग करना है, उसको समझना है। मैं अपने एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो जब मैंने तैयारी शुरू की, स्पेशली पहले प्रीलिम्स में फेल होने के बाद, तो मेरी जो टेंडेंसी थी वो ये थी, ये समझ लूं कि एग्जाम में क्या ज्यादा पूछा जाता है, सो दैट एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं और आप स्मार्ट वर्क कर सकें। तो मैंने यही किया था। जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे पहली बार, जरूरी नहीं कि सारी चीजें समझ में आ ही जाएं। जस्ट गो थ्रू देम पीसफुली, अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स आर बीइंग आस्क्ड। मुझे हर टॉपिक को कंप्लीट करने में आई थिंक आई टुक 1 मंथ टाइम। जुलाई 2019 में रिजाइन किया था और पूरा जुलाई में बस यही कर रही थी। क्योंकि अगर आप एक बार ऐसा एनालिसिस करेंगे तो आपको बुक लिस्ट में स्टिक होने में हेल्प मिलेगी। आप बिल्कुल सुकून से उस बुक लिस्ट को फॉलो करेंगे। आपको क्या हाईलाइट करना है, क्या रिवाइज करना है, यू विल नॉट नीड टू लुक अगेन एंड अगेन। एक चीज और,
ऐसे एनालिसिस से जब भी आप कोई टॉपिक कंप्लीट करेंगे एग्जाम का, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दीज क्वेश्चंस एंड चेक वेदर आपका जो प्रिपरेशन है वो होलिस्टिक हो रहा है या नहीं, क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। इस तरह से आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स को समझ सकते हैं। इसके बाद सिलेबस एक बार समझ लिया तो सिलेबस को प्लान करना। सिलेबस की प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सिलेबस कहीं ना कहीं काफी वास्ट है, ब्रॉड है, और 3 स्टेजेस हैं एग्जाम की। प्रीलिम्स है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। मेंस में भी 4 जीएस के टॉपिक, ऐसे है, ऑप्शनल है, इंटरव्यू है। सो कहीं ना कोई टॉपिक टच हो ही जाता है। मतलब अगर आप ओवरऑल क्लोज एनालिसिस करेंगे तो हर टॉपिक टच हो जाता है किसी ना किसी स्टेज पे। फर्दर हर टॉपिक करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, यू डू नॉट नो कौन से ईयर में कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा पूछ लिया जाए, इजी हो जाए या डिफिकल्ट हो जाए। मे बी जो आप ज्यादा पढ़ के जाते थे वो बहुत डिफिकल्ट हो गया, जो आपने छोड़ा वो इजी हो गया, तो आपसे कोई लो हैंगिंग फ्रूट ना रह जाए। सो प्लीज कंप्लीट ईच टॉपिक। एटलीस्ट एक ब्रॉडनेस तो हो आपके प्रेपरेशन में। बहुत डिटेल में अगर आप इंटेंसिव कवरेज नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक्सटेंसिव रखिए उसको। एक जो उसका एरिया ऑफ कवरेज है उसको बढ़ा दीजिए। सो इस टाइप की जो प्रिपरेशन है वो इंश्योर करेगी कि कोई लो हैंगिंग फ्रूट आपसे ना रह जाए। अब सिलेबस को प्लान कैसे करना है? मेरी खुद की ये एक प्रॉब्लम थी कि इतना वास्ट सिलेबस, कब क्या करूं, कैसे प्लान करूं, होगा कि नहीं होगा, तो एक एंजाइटी भी बनी रहती थी। तो मैंने प्लानिंग का एक पर्टिकुलर तरीका अपनाया। आप देख सकते हैं प्लानिंग पर्सन स्पेसिफिक होती है, मुझे ऐसी प्लानिंग ठीक लगी तो मैं शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले होते हैं मैक्रो प्लान। एज द नेम इज सजेस्टिंग, बड़े लेवल पे एक ब्रॉड आइडिया हो मुझे कि मैं कब कौन सा टॉपिक करने वाली हूँ। वन मोर टिप, प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि जो टाइम एंड स्पेस में चेंजेस होंगे, जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से वो प्लानिंग रिवाइज होगी। फ्लेक्सिबिलिटी बना करके रखिए, डोंट बी टू रिजिड ऑन योर सेल्फ, बिकॉज इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके वीकनेस वाले एरियाज के हिसाब से आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा। मगर अगर एक ब्रॉड आउटलाइन है, एक मैक्रो प्लान दिमाग में है, तो आप लॉन्ग टर्म में ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप सही पाथ पे सही स्पीड से मूव ऑन कर रहे हो। तो इस तरह का मैक्रो प्लान कैसा कि मुझे पर्टिकुलर मंथ में इतना सब्जेक्ट कर लेना है, मुझे इस मंथ में ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे इकोनॉमिक्स 45 डेज में करना है, मुझे हिस्ट्री को 1 महीने में कंप्लीट करना है, मुझे ज्योग्राफी 1 महीने में कंप्लीट करना है। और ये जो प्लानिंग है मैं बता रही हूँ, जब आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन उस हिसाब से तो मैक्रो प्लान बना लिया। सपोज एग्जाम जून में है, मैं जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन तो जून में एग्जाम था, वो कोविड के कारण एक्सटेंड हुआ, पर जो मेरी प्लानिंग थी वो जून के हिसाब से थी। तो मैंने एक रफ आइडिया लगाया कि अगस्त से लेकर के मई तक का टाइम है। जून सेकेंड या जून फर्स्ट, आई थिंक नो, मई 31 को एग्जाम होना था। तो एक आइडिया लगाया कि इतने मंथ्स हैं, प्रीलिम्स के पहले इतने महीने मुझे प्रीलिम्स के लिए चाहिए होंगे, तो इतने महीने मेरे पास हैं, इतने इतने टॉपिक्स हैं। तो लगभग मैंने टॉपिक्स को एक ब्रॉड डिवीजन दे दिया कि इतने महीने में ये, इतने में ये, इतने में ये। कैसे डिसाइड करेंगे? डिपेंड्स ऑन यू, आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इकोनॉमिक्स में कम टाइम देना है। यदि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो मे बी साइंस एंड टेक आपके लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किसको कितना टाइम देना है। मगर मैक्रो प्लान बनाने से प्रिपरेशन को एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा, एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। एक बार ये मैक्रो प्लान बन जाए, बारी आती है मिनी प्लान्स की। अगर ब्रॉडली बोलूं तो मैक्रो प्लान्स विल बी मंथली इन नेचर, monthly, bi-monthly, whatsoever. Mini plans are further weekly in nature, approximately. सपोज मुझे मालूम है कि मुझे इस पर्टिकुलर महीने में हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। सपोज मुझे ये मालूम है कि मुझे इस महीने में हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। अब हिस्ट्री में एंशंट हो गया, मॉडर्न हो गया, मिडिवल हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, तो मैं उसको कैसे डिवाइड करूं? तो मैं वीक्स डिवाइड कर दूंगी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज किया कि मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं दो हफ्ते मैंने दे दिए मॉडर्न के लिए। अब मैंने सोचा कि मिडिवल, उसके बाद फिर एंशिएंट इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट 1 वीक इज फॉर माय एंशिएंट।
वर्ल्ड हिस्ट्री और मिडिवल में मैं देख रही हूँ कि उतना ज़्यादा नहीं है कवरेज, तो एक मैं ब्रॉड आउटलाइन ले लूँ सिलेबस की, एक ब्रॉड टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कर लूँ। तो मैंने उसको अप्रॉक्सिमेटली 3 डेज़ फॉर मिडिवल और 4 डेज़ फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, समथिंग लाइक दैट। अगेन फिगर्स आर सजेस्टिव इन नेचर। मुझे भी वर्बैटिम अब याद नहीं है कि मैंने क्या प्लान किया था, बट एक ब्रॉड आउटलाइन आप इस तरीके की बना लीजिए। सो अब आपको उस मैक्रो प्लान का एक सब प्लान मालूम है कि मिनी स्टेज पे मुझे ये करना है। जब आप ऐसे प्लान्स बना लेंगे, उसके बाद आपको माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी। माइक्रो प्लानिंग क्या है? मुझे मालूम है मुझे 2 हफ्ते में स्पेक्ट्रम बुक पढ़नी है। मैं बुक लिस्ट डिस्कस करूँगी। सपोज़ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई रेफर्ड स्पेक्ट्रम। 2 हफ्ते हैं, स्पेक्ट्रम बुक है, तो मुझे लगभग-लगभग हर दिन इतने टॉपिक कर लेने चाहिए। इससे होता ये है कि हमारी प्रिपरेशन कंजेशन इससे होता ये है कि हमारी प्रिपरेशन में कंजेशन नहीं आता, कि शुरुआत में हम एक-एक टॉपिक बड़े आराम से पढ़ रहे थे और फिर लास्ट में जाकर के हम उसको बिल्कुल जस्ट निपटा रहे हों या एक फॉर्मेलिटी सी कर रहे हों या फिर अपने आप को ओवरबर्डन कर रहे हों। उससे बचने के लिए आप ऐसे डेली के हिसाब से प्लान बना लीजिए कि भई हमको 2-2 चैप्टर डेली करना है या हमको 3 चैप्टर इस दिन, 2 इस दिन, लेंथ ऑफ चैप्टर पे भी डिपेंड करेगा। जब आपके पास ऐसी प्लानिंग होगी, तो आपके पास डेली के टारगेट्स हो गए, आपके पास वीकली टारगेट्स हो गए, आपके पास मंथली टारगेट्स हो गए। आप क्या कर रहे हैं? आप डेली अपने सिलेबस के कुछ पार्ट्स को कंप्लीट करते जा रहे हैं, डेली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ और क्लोज होते जा रहे हैं और ऐसी प्लानिंग आपको थोड़ा-सा एंग्जायटी से दूर रखेगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम ये सोचते रहते हैं सिलेबस होगा कि नहीं होगा, कब तक होगा, प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, प्रैक्टिस का टाइम बचेगा, रिविजन कब होगा? एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। सो प्लान करिए। दिस इज सजेस्टिव। आप दूसरी कोई स्टाइल हो, टेक्निक हो प्लानिंग की, आप उसको एक्सप्लोर कर लीजिए। दिस वाज माय स्टाइल। सो इफ यू वांट यू कैन डू दिस। आई यूज्ड टू डू इट इन रिटन फॉर्मेट इन अ डायरी। आप उसको सॉफ्ट कॉपी में या कहीं पे जैसा चाहें आप उस हिसाब से करिए। तो ये आपको ऑन ट्रैक रखेगा, सेल्फ असेसमेंट में हेल्प करेगा कि आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। सो प्लीज डू प्लान। हाउ यू प्लान इज ऑन यू, बट डू प्लान। या सो नाउ एक बार प्लान बना लिया, सिलेबस भी समझ लिया, फिर तैयारी कैसे करें? मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जब मैंने क्योंकि मैंने 1 साल लगभग पूरा तैयारी की, उसमें मैंने क्या किया, जो शुरुआत के मंथ्स होते हैं, से अगर आप 12 महीने के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैंने प्रीलिम्स के 3 महीने पहले तक होलिस्टिक पढ़ाई की है। होलिस्टिक पढ़ाई का फायदा क्या है? जब आप सब्जेक्ट को समझेंगे, कोर कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि प्री के हिसाब से पढूँ या मेंस के हिसाब से पढूँ। आपकी जो पूरी समझ है वो टॉपिक पे है। आप टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो आप बैठें, आप सिलेबस को आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी देखे हुए हैं, आप बुक्स को उठाइए, उसको पढ़िए, होलिस्टिकली पढ़िए। फैक्ट्स फिगर्स पढ़ने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ओपिनियनेटेड बैलेंस रीडिंग चाहिए मेंस के लिए। उस हिसाब से आपने पढ़ा। स्टार्टिंग में आप ऐसे ही पढ़िए। अप्रॉक्सिमेटली 3 महीने प्रीलिम्स के पहले बंद कर दीजिए ऐसी पढ़ाई। सपोज मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, अच्छे से पढ़ लिया, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए, सॉल्व किए, बोथ प्री एंड मेंस, और चेक कर लिया कि क्या मैं उस डायरेक्शन में, उस सही डायरेक्शन में मूव ऑन कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो तो आपको एक आधी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज मिल जाते हैं, ताकि ये चेक कर सके कि पढ़ाई ठीक डायरेक्शन में हो रही है या नहीं। वरना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक फेयर आइडिया आपको लग जाएगा। ऐसी होलिस्टिक तैयारी, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, प्री के लिए एमसीक्यूज कर लिए और मेंस के क्वेश्चन लिख करके देख लिए। अ, अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूं तो देयर विल बी अ सेपरेट डिटेल सेशन ऑन दैट, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, बट एक रफ आइडिया कि आई रेड हिस्ट्री, I picked up previous year questions of prelims. I did them. I wrote previous year mains questions, and mains questions को you can take online solutions are available. Somewhere or the other you'll find them. तो वहां से मैंने देख लिया, मतलब एक प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन अलॉन्ग विथ फीडबैक। ऐसी होलिस्टिक प्रिपरेशन करिए। प्री और मेंस, एक्सक्यूज मी, प्री और मेंस साथ में लेकर के चलिए। प्री के 3 महीने पहले, 3 months before prelims, specifically focus on prelims, specifically focus on revisions. Why revision? It is not a reading. You have already read here. Now you are revising. और क्या रिवाइज कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स जो एमसीक्यू में पूछे जा सकें।
उसके अलावा आप मॉक टेस्ट करिए। मॉक टेस्ट लगाते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिपरेशन में कहाँ कमी है, किस तरह की तैयारी और चाहिए। एंड 3 महीने काफ़ी होते हैं, अगर आपने पहले से अच्छी पढ़ाई की हुई है, तो आप मैनेज कर लेंगे। अब अगर मैं मेंस की बात करूँ, तो मेंस में अगेन आपने मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख करके देखे, आपने लिखना सीखा है। आई रिपीट माई सेल्फ, डोंट गेट एंग्शियस, आंसर राइटिंग विल कम इन अपकमिंग सेशंस। प्री और मेंस के बीच में मैंने बट ऑब्वियस है कि आप मेंस स्पेसिफिक ही पढ़ेंगे। एक चीज़ और, प्री कैसा गया इस पे डोंट थिंक मच ऑन दैट, जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस इमीडिएटली। उससे होता ये है कि प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, अदरवाइज वो एक होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। सो डू दैट, जैसे ही प्रीलिम्स दिया, टेक अ ब्रेक ऑफ 1 और 2 डेज एंड स्टार्ट विद योर मेंस प्रिपरेशन। सो उसके लिए फिर आप स्पेसिफिकली मेंस के लिए पढ़िए, मेंस के हिसाब से जो नोट मेकिंग है वो करिए, मेंस की टेस्ट सीरीज दीजिए। ऐसी प्रिपरेशन आपकी सिलेबस भी कंप्लीट करेगी। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हमने पहले सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ा, प्रीलिम्स तो निकल गया, नाउ व्हाट? इसीलिए मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका प्रीलिम्स निकल जाता है, फिर वो मेंस पे आकर के रुकते हैं और अल्टीमेटली आपको ये एग्जाम पूरा निकालना है। देयर इज नो अवार्ड फॉर क्लियरिंग 1 स्टेज और 2 स्टेजेस। सो कीप इट वेरी होलिस्टिक, ताकि एक बार में निकले तो अच्छी रैंक से ही निकले। आई थिंक वो पहली बार में प्रीलिम्स ना होना वाज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ फॉर मी, कि मैंने प्रॉपर्ली फिर 1 साल पढ़ा और थैंकफुली आई हैव गॉट अ गुड रैंक। तो आप भी इसको फॉलो करके देखिए, आई थिंक इट विल बेनिफिट यू। अच्छा नाउ इम्पोर्टेंट, व्हेन यू हैव रेड, आप पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एक रिविज़न और दूसरा प्रैक्टिस। रिविज़न इसलिए क्योंकि वास्ट सिलेबस है, हमें लंबे समय तक चीज़ों को याद रखना है, तो आपको बार-बार पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक रिविज़न कैसे करना है वो मैं नोट मेकिंग में कवर करूँगी, जो कि एक फिर से अपकमिंग सेक्शन में ही आएगा। रिविज़न करेंगे तो आपका रिवीजन जैसे आप कई बार सुनते हैं, लोग कहते हैं हमने 8 से 10 बार रिवाइज किया, एंड दैट इज नेचुरल। आपको 8 टू 10 रिविजन्स लेने पड़ेंगे। यू विल हैव टू रीड अ बुक 8 टू 10 टाइम्स टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। हाउ टू रीड 8 टू 10 टाइम्स? पीपल आर लाइक कि एक बार पढ़ने में अगर हमको, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने 15 दिन में मॉडर्न पढ़ा, तो क्या आप 15 दिन बार बार रिवाइज करने में लगाएंगे? सक्सेसिव रिविजन्स में आपका टाइम कम होना चाहिए। पहली बार में 15 दिन लगते हैं पढ़ने में, दूसरी बार में 5 दिन लगने चाहिए, तीसरी बार में शायद 2 दिन, चौथी बार में 1 दिन, पाँचवें में फिर आप 1 दिन में रिवाइज़ करें, आधे दिन में रिवाइज़ करें, और यकीन मानिए आपका फाइनल रिवीजन हार्डली 1 डेढ़ घंटे का होगा। 1 डेढ़ घंटे में आप पूरी किताब रिवाइज़ करेंगे। उस तरह से हम कहते हैं कि 8 से 10 रिवीजन होने चाहिए। और कई बार तो वो जब टाइम, जैसे कोविड के कारण एक्सटेंशन हो गया था मेरे टाइम में, तो वो 10-15 बार भी रिवाइज़ हो गया। वो कोई बड़ी डील नहीं है। आई विल डिस्कस इन अपकमिंग सेशन कि वो कैसे क्या किया जाता है। मगर रिविज़न करना है, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। एक बार में याद नहीं होगा। जब आप पहली बार स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो सिर्फ़ ये आइडिया होगा कि अच्छा ओके, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस एंड नेहरू जी, ये जब आप पहली बार स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तो आपको सिर्फ़ ये आइडिया होगा कि गांधी जी, नेताजी, बोस जी या नेहरू जी, ये कुछ लोग हैं। उन्होंने क्या किया है, कब किया है, वो इतना आसानी से एक बार में समझ में नहीं आएगा। तो ये नेचुरल है। जस्ट टेल योरसेल्फ कि मैं रिवाइज़ करूँगा या करूँगी और मैं कर लूँगा या कर लूँगी। तो वो आपको खुद को कहना है, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो एंग्ज़ायटी होती थी कि अभी तो पढ़ा था, फिर भूल गए, अभी तो पढ़ा था, फिर भूल गए। तो 8 से 10 रिवीजन लग जाते हैं चीज़ों को इंटरनलाइज़ करने में। रिवीजन करने से आपने चीज़ों को अच्छे से अपने अंदर बिठा लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, याद रख लिया। उसके बाद भी आपको चेक करना पड़ेगा समय-समय पे कि आप कितने पानी में हैं, आपकी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई है क्या? उसको क्या करिए, उसके लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। जब आप कोई टेस्ट देंगे, तो आपको ये क्लियर होगा कि उसमें सी यू गिव अ टेस्ट, कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, कुछ क्वेश्चन सही हुए। जो गलत हुए, उनकी एक लिस्ट बनाइए। एक कॉपी लीजिए, एक कॉपी के ऊपर टॉपिक लिख दीजिए, उसमें 7-8 पेजेस हों, एक पे पॉलिटी, एक पे आर्ट, ऐसे जो भी सब्जेक्ट्स हैं। और हमेशा उसके अंदर ना वीकनेस लिख दीजिए। सपोज़ फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन गलत हुआ, तो पॉलिटी के नीचे जाकर के फंडामेंटल राइट्स। इस तरह से लिस्ट बनाते जाओ। जब आप ऐसी लिस्ट बना लेंगे, आपको समझ में आएगा टॉपिक वाइज़ आपके कहाँ-कहाँ वीक एरियाज़ हैं।
वीक एरियाज पे फोकस बढ़ाइए, उसको दोबारा पढ़िए, एक बिल्कुल कोर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लाइए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप प्लेटफ़ॉर्म्स पे जैसे यूट्यूब पे प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपको फ्री लेक्चर्स मिल जाते हैं, वहाँ पर जाकर के उन टॉपिक को देख लीजिए। इस तरह से आप अपने वीक एरियाज पे काम करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएँगे, तो आपको एक चीज़ और होगी, मिस्टेक्स होंगी, उन मिस्टेक्स को समझना है। यू हैव टू क्लासिफाई योर मिस्टेक्स। देखिए, मिस्टेक्स कई तरह की होती हैं। पहला नॉलेज की कमी, मालूम ही नहीं है, छोड़ दिया या वाइल्ड गेस ले लिया। दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है? नॉलेज तो था, रिवीजन की कमी, भूल गए, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पहली जो मिस्टेक है कि नॉलेज ही नहीं है, इसका मतलब शुरुआत से उठाओ और पढ़ो। दूसरा, याद ही नहीं आया, रिवीजन की ज़रूरत है। तीसरी कमी क्या हो सकती है? क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा था। ये एक्चुअली होता है। अभी आपको कहने में लगेगा कि नहीं-नहीं ऐसा कैसे इतना फ़ोकस होता होगा। जब आप यूपीएससी में बैठेंगे क्वेश्चंस कई बार इतने नियर टू नियर वर्डेड होते हैं कि हमको बहुत फ़ोकस से पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन वो नॉट ट्रू, ट्रू उसमें गलत पढ़ लिया, पूछा कुछ था समझ कुछ लिया। अगर वैसी गलती है तो आप कॉन्शियसली एफर्ट डालिए कि जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। शुरुआत में आपको कॉन्शियस एफर्ट लगेगा। कॉन्शियस एफर्ट इसलिए लगेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। कई लोग कहते हैं सिली मिस्टेक। नो मिस्टेक इज़ सिली। मिस्टेक शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। उसको कैसे कॉन्शियसली करेक्ट करते हैं। जैसे हम पहले एबीसीडी सीखते थे, कॉन्शियसली सीखा, अब वो सबकॉन्शियसली याद हो गया है। पहले कॉन्शियसली क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना और फिर वो आपकी आदत बन जाएगी। फिर दूसरी टाइप की मिस्टेक क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा कि प्रीलिम्स में एलिमिनेशन हैज़ टू बी यूज्ड। क्योंकि 30-40 क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली समझ में आएंगे, बाकी सारे एलिमिनेशन टेक्निक। ये देखना है कि एलिमिनेशन कौन से टॉपिक में काम करता है। तो ऐसा होगा आपके साथ कि कहीं आपकी कॉम्पिटेंसीज अच्छी हैं, एलिमिनेशन ऑलवेज वर्क्स, समवेयर एलिमिनेशन डज नॉट वर्क एट ऑल। तो ये अभी क्लासिफाई करो, कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे काम नहीं कर रहा। इतना थरो एनालिसिस कि जब फाइनल पेपर देने के लिए जाओ, आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। यू नो, यू द पेपर इज नॉट जजिंग यू, यू आर जजिंग द पेपर। वो कब होगा? प्रैक्टिस स्टेज पे होगा। प्रैक्टिस अलॉट, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कहा वर्क ऑन दोज मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक्स हैं जिस वैरायटी की हैं उस हिसाब से उनको करेक्ट कर लीजिए। एलिमिनेशन काम ही नहीं करता, देन स्टॉप एलिमिनेटिंग इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एलिमिनेशन ऑलवेज वर्क्स, इंप्रूव योर ग्रास्प फर्दर अ लिटिल और शार्पन कर लीजिए अपना गेस वर्क। वर्क ऑन योर फीडबैक। फीडबैक स्टेज प्रीलिम्स में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सेल्फ एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस आता है मेंस स्टेज और इंटरव्यू स्टेज पे। जब आप मेंस की कॉपीज लिखेंगे, यदि आप एक प्रोफेशनल टेस्ट लेते हैं, तो वहां पे आपको फीडबैक लिख करके मिलेगा। अब उनको वर्बैटिम डोंट हैव जस्ट क्लोज योर आईज एंड बिलीव ऑन दैट। थिंक अबाउट इट, एनालाइज इट योरसेल्फ। क्योंकि प्रैक्टिस करते रहना, यू शुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स। द आइडिया ऑफ प्रैक्टिस इज कि हर प्रैक्टिस में, हर सक्सेसिव प्रैक्टिस में मिस्टेक्स कम होती चली जाएं। उसके लिए आपको फीडबैक पे काम करना पड़ेगा। प्रीलिम्स स्टेज पे तो चलो सेल्फ फीडबैक है, वो एक लूप मैकेनिज्म में काम करते रहेंगे आप। मेंस स्टेज में आपको बाहर से स्टिमुलस मिलेंगे, बाहर से आपको इनपुट्स मिलेंगे। इंटरव्यू में आपको बहुत सारे लोग और कुछ कई बार तो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें भी बताएंगे कि वन विल टेल यू कि आपका बोलने का स्टाइल अच्छा है, दूसरा बोलेगा कि नहीं, उसको कुछ चेंज करो। यू हैव टू बी योर ओन जज। सामने वाला फीडबैक दे रहा है, एनालाइज इट, थिंक अबाउट इट, try to implement it and judge yourself. Is it working better? I did it for answer writing. कि भाई किसी ने लिखा कि try to give your own examples. It will bring novelty to your answers. मुझे अच्छा लगा, मैंने ऐड कर लिया। किसी ने बोला कि नहीं, draw a diagram here, don't write point wise. मुझे लगा नहीं, मुझे point wise ज़्यादा comfortable है, so I'll stick to it. Idea is to continuously work on your mistakes and rectify them with each practice test or with each practice session. फाइन सीव जैसा नेटवर्क हो कि जब आप फाइनल प्रैक्टिस दे रहे हो, आपकी मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो चुकी हो, एग्जाम में जाकर के आप अपना एक फिनिश्ड वर्जन दे रहे हो। एंड अगेन, जो कुछ भी आप लर्निंग लेते जाएं इस बीच में भी, प्रैक्टिस टेस्ट में भी, उसको भी रिवाइज करिए। रिविजन इज द की इन दिस एग्जाम।
इस तरीके का अगर अप्रोच रहता है, मैंने एक ब्रॉड आउटलाइन आज आपके साथ डिस्कस की है। होपफुली आपको इसमें हेल्प मिलेगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये अप्रोच आपको नहीं सूट कर रही है, तो और भी एजुकेटर्स हैं, और भी टॉपर्स हैं, आप उनकी स्ट्रैटेजी को देखिए। मगर एक बार इस पे थॉट ज़रूर दीजिए। सोचिए अगर ये आपके साथ कैसे एप्लीकेबल हो सकता है। अगर आपको कुछ भी इनपुट्स अच्छे लगे हों, उनको इम्प्लीमेंट करके देखिए। एंड आई होप आपके साथ जो कुछ भी एफर्ट्स हैं, जो भी आप इनपुट्स अपने डाल रहे हैं, वो आपको बेनिफिट करें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और इस जो सीरीज़ है, आई होप आपको पसंद आई हो, तो आप लाइक और शेयर करिए। फर्दर अगर आपको लगता है कि आप कुछ और जानना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में वो अपने कमेंट्स डाल दीजिए, डाउट्स डाल दीजिए। हम एक स्पेशल क्लास लेंगे अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पे, जहाँ हम उन डाउट्स को सॉल्व करेंगे। वो जो आपके डाउट्स हैं, जो आपके इनपुट्स हैं सेशन को लेकर के, उनको लेकर के हम एक सेशन कर लेंगे। सो डू कमेंट एंड वर्क हार्ड, ड्रीम्स डू कम ट्रू। So just keep studying. All the very best. We'll meet soon.